नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब होता है भोजन के बड़े बड़े और जटिल अणुओं का एंजाइमिक जल अपघटन द्वारा छोटे और सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। और इस पाचन की क्रिया के लिए जो अंग है और सहायक ग्रंथियां हैं वो मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी पाचन तंत्र का निर्माण है वो होता है एक तो आहार नाल से, और दूसरा होता है पाचक सहायक ग्रंथियां। इनके मिलने से पाचन तंत्र का निर्माण होता है। आहार नाल और पाचक सहायक ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आहार नाल कि मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए आहार नाल पाई जाती है, और इस आहार नाल की जो लंबाई है जीवित अवस्था में 4.5 मीटर होती है, और मृत्यु के बाद इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक हो जाती है। अब आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? आहार नाल है मुख से प्रारंभ होकर गुदा में समाप्त होती है। यानी पहला इसका भाग होता है मुख व मुखगुहा। दूसरा इसके अंदर होता है ग्रसनी। तीसरा होता है ग्रासनली। चौथा होता है आमाशय। पांचवा होता है छोटी आंत। छठा होता है बड़ी आंत। सातवां होता है गुदा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्र शुद्रांत, और तीसरा होता है शुद्रांत। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्काम, कोलान और रेक्टम या मलाशय। ये अपने आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। मुख और मुखगुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। ग्रसनी फेरेंक्स। ग्रासनली इसोफेगस। आमाशय स्टोमक। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 भाग है, ग्रहणी ड्योडिनम, अग्र शुद्रांत जिजुनम, शुद्रांत इलियम। उसके बाद बड़ी आंत जिसके 3 भाग, सिक्कम, कोलन, मलाशय, और लास्ट इसका रहता है गुदा। ये इसके आहार नाल के मुख्य भाग है। उसके बाद में इसकी पाचक सहायक ग्रंथियां। पाचक सहायक ग्रंथियां में 3 होती है, लार ग्रंथियां, दूसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी होती है यकृत ग्रंथि। तो ये आहार नाल और पाचक सहायक ग्रंथियां मिलकर के अपने पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इस आहार नाल की संरचना को चित्र के द्वारा समझाते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका आता है मुख वाला पोर्शन, जिसमें मुख और मुखगुहा। मुखगुहा के यहां पर आती है ग्रसनी। ग्रसनी पाचन और श्वसन को जोड़ने वाला अंग है। ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा खुलती है। इसमें ग्रासनली में, ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कि
डायफ्राम को बहती हुई किसमें खुलती है? जे आकार के आमाशय में खुलती है। उसके बाद में आमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला इसका भाग होता है कॉर्डिक भाग, दूसरा इसका फंडिक भाग और तीसरा इसका कहलाता है पाइलोरिक भाग। 3 इसके भाग है। ये जो ग्रास नली है, इसोफेगस है, वो आमाशय में खुलती है कॉर्डिक छिद्र के द्वारा, और इस छिद्र को नियंत्रित करने के लिए कॉर्डिक अवरोधनी पेशियां होती है, जिसके द्वारा भोजन है वो ग्रास नली से आमाशय में आता है, लेकिन आमाशय से वापस ग्रास नली में नहीं जाता है। इसके बाद में आमाशय के बाद में यू आकार का ग्रहणी, जो छोटी आंत का भाग है ग्रहणी, और ग्रहणी के बाद में ये ग्रहणी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में जिजुनाभ, जो कि कम मात्रा में कुंडलित होती है और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, वो कहलाती है जिजुनाभ। और जिजुनम के बाद में अत्यधिक मात्रा में कुंडलित संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं इलियम या शुद्रांत। उसके बाद में बड़ी आंत का भाग स्टार्ट होता है, यानी इलियम है, इलियोसिकल वॉल्व के द्वारा खुलता है कोलन के अंदर। और ये जो कोलन वाला भाग है वो 3 रिबन के समान फीतों से मिलकर बनता है, और इन रिबन नुमा फीतों को टीनी कोलाई कहते हैं। और इस टीनी कोलाई के कारण कोलन की जो भित्ति होती है ये कोष्ठों में विभाजित हो जाती है, जिसको कहते हैं होस्ट्रा। और इस होस्ट्रा के कारण इसकी अवशोषण क्षमता है, बड़ी आंत की यानी कोलन की अवशोषण क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसका अंतिम भाग मलाशय, और मलाशय के बाद में गुदा आता है। जहां पर इलियम खत्म होती है और कोलन भाग स्टार्ट होता है, वो भाग कहलाता है इसका सिक्कम। और ये जो सिक्कम है, इसे अंगुली नुमा एक संरचना पाई जाती है यहाँ पर, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, जिसको वर्मी फॉर अपेंडिक्स कहते हैं। और ये अपने अंदर अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है अपेंडिक्स। सिक्कम में शाकाहारी प्राणियों में विकसित होता है और इसमें सेल्यूलोज के पाचन वाले एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद में दाईं ओर पाया जाता है यकृत, जिसमें 2 पालियां होती है, दाईं पाली और बाईं पाली। दाईं पाली है उसमें 3 लोब होते हैं और बाईं पाली में 2 लोब होते हैं, यानी दाईं पाली बड़ी होती है और बाईं पाली छोटी होती है। दाईं पाली के नीचे पाया जाता है पित्ताशय, और इस पित्ताशय के अंदर क्या होता है, यकृत ग्रंथि के द्वारा जो पित्तरस स्रावित होता है वो पित्तरस इस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और इस पित्ताशय से निकलती है पित्त नली। पित्त नली के द्वारा ये पित्ताशय से जो पित्तरस है वो आता है इस ग्रहणी के अंदर। उसके बाद में ग्रहणी और आमाशय के बीच में पाया जाता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि वो कहाँ होती है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि पाचक ग्रंथि है, और ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। इसके बाह्यस्रावी भाग से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ये जो आहार नाल है इसके मुख्य भाग रहते हैं मुख और मुखगुहा। उसके बाद में ग्रसनी। ग्रसनी है निकल द्वार के द्वारा खुलती है ग्रास नली में, और घाटी द्वार के द्वारा खुलती है श्वास नली के अंदर। और इस घाटी द्वार या ग्लोटिस के ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है उसको कहते हैं
एपिग्लोटिस, जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये तो इसकी आहार नाल के भाग है। अपना जो मुख है, इस मुख के अंदर है ऊपरी और निचला जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़ा है वो स्थिर होता है, निचला जबड़ा गतिशील होता है, और दोनों ही जबड़ों पर पाए जाते हैं दांत। और ये जो दांत है मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के अंदर जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको कहते हैं कृतनाक, जिसको इंसाइजर कहते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे होते हैं रदनाक, कैनाइन, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे होते हैं अग्र चर्वणाक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, पीएम से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है चर्वणाक, जिसको मोलर दांत कहते हैं, जिसको एम से प्रदर्शित करते हैं। अब जो कृतनक दांत है, जिसको इंसाइजर कहते हैं, इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े पर, 2 ही जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। और ये जो इंसाइजर दांत होते हैं वो छेनी के आकार के होते हैं और भोजन को कुतरने का काम करते हैं। 2 जोड़ी ऊपर, यानी 4 ऊपरी जबड़े में, 4 ही निचली जबड़े में। आगे के जो 4 दांत बड़े हैं वो इंसाइजर दांत कहलाते हैं, और ऊपरी जबड़े में भी है और निचले जबड़े में भी। उसके बाद में आते हैं रदनाक, कैनाइन। ये नुकीले होते हैं, 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं, 1 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। यानी जो इंसाइजर दांत है उसके एक इधर रदनक दांत होते हैं, जो मांसाहारी प्राणियों में अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आते हैं अग्र चर्वणक। इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 जोड़ी निचले जबड़े में, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं चर्वणक या मोलर दांत कहते हैं। इनकी संख्या होती है 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। यानी ये जो कृतनक दांत है, इंसाइजर दांत है, ये छेनी के आकार के होते हैं। रदनक दांत है, नुकीले होते हैं। अग्र चर्वणक है वो तिकोने होते हैं, और चर्वणक दांत है वो चौकोर होते हैं। अब ये जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर दांतों का सूत्र क्या होगा? दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य के अंदर यानी इंसाइजर है, ये 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 2 जोड़ी निचले जबड़े में। उसके बाद में आते हैं कैनाइन, 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 1 जोड़ी निचले जबड़े में। उसके बाद में प्रीमोलर, 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 2 जोड़ी निचले जबड़े में। उसके बाद में मोलर दांत, 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी निचले जबड़े में। यानी कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 3, 8, यानी 8 ही जोड़ी ऊपर है, 8 ही जोड़ी नीचे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत निचले जबड़े होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 32। ये वयस्क के अंदर। और बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20। यानी बच्चे के अंदर इंसाइजर दांत तो 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। कैनाइन है 1 ऊपर 1 नीचे, यानी 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 1 जोड़ी निचले जबड़े में। उसके बाद में प्रीमोलर है, वो बच्चों के अंदर होते ही नहीं है, अग्र चर्वणक नहीं होते हैं। उसके बाद में मोलर दांत है, उसके अंदर 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी निचले जबड़े, यानी 3rd मोलर दांत इसमें नहीं होते। तो टोटल इसके अंदर कितने हो गए? 2, 3, 4, यानी 4 जोड़ी ऊपर हो गए, 4 जोड़ी नीचे हो गए, यानी 4 × 4, यानी टोटल कितने हो गए? 8, 8, यानी
टोटल इसके अंदर दांतों की संख्या हो गई, इसके अंदर बच्चों के अंदर कितने हो गए? 16 दांत हो गए। अब 17 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होगी? 17 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें इंसाइजर तो 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, कैनाइन 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे। उसके बाद में प्रीमोलर दांत है, उसके अंदर 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 जोड़ी निचले जबड़े में होते हैं। और मोलर दांत में 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, यानी टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 1 7 जोड़ी ऊपर 7 जोड़ी नीचे इंटू, यानी 14 ऊपर 14 नीचे, यानी 28। यानी 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके अंदर 28 दांत है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से दांतों का ये सूत्र है। अब दांत की संरचना क्या है? एक जो दांत होते हैं इसके कितने भाग होते हैं? दांत के अंदर दांत है इसके 3 मुख्य भाग है। एक होता है इसका रूट, जिसको मूल कहते हैं, जो अपना जो जबड़ा है इस जबड़े के गर्तों के अंदर ये पाया जाता है और सीमेंट नामक पदार्थ से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद में रूट के बाद में इसका भाग आता है ग्रीवा वाला भाग, नेक, जो मसूड़ों के अंदर पाया जाता है। जो मसूड़ों के अंदर ढका हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? दांत का ग्रीवा वाला भाग कहलाता है। और जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ भाग होता है वो कहलाता है क्राउन या शिखर भाग, क्राउन या शिखर वाला भाग। इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। जो दांत है इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जो भाग है इसका डेंटिन, यानी इसका क्राउन जो भाग है, ये भाग इस प्रकार से दिखाई देगा। इसका दांत का जो भाग है बाहर निकला हुआ रहेगा, ये तो कहलाता है क्राउन। जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ रहता है ये भाग इसका क्राउन कहलाता है। और इस क्राउन के ऊपर है इनेमल की सफेद परत पाई जाती है। और इनेमल जो है वो सबसे हार्ड पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। और इस इनेमल का निर्माण होता है एमिनोब्लास्ट कोशिका के द्वारा। एमिनोब्लास्ट कोशिका के द्वारा है इस इनेमल का निर्माण होता है, जो डेंटिन नामक पदार्थ के ऊपर पाया जाता है। जो डेंटिन नामक पदार्थ है, और इस डेंटिन का जो निर्माण है वो किससे होता है? डेंटिन का निर्माण है ओडोंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा होता है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा है वो डेंटिन का निर्माण होता है। और इस डेंटिन के अंदर है वो पाई जाती है एक गुहा, जिसको कहते हैं पल्प गुहा, पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी के अंदर एक तो होती है रुधिर वाहिनियां, रुधिर तंत्रिकाएं। और पल्प गुहा है वो रूट के अंदर, यानी दांत के आधार भाग के अंदर एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको कहते हैं एपिकल फोरामेन, शीर्षस्थ छिद्र। एपिकल फोरामेन शीर्षस्थ छिद्र। और इस छिद्र के द्वारा ही दांतों को रुधिर है, तंत्री की संवेदनाएं हैं, इसको प्राप्त होती रहती है। और ये जो एपिकल फोरामेन का छिद्र है बड़ा होता है तो इस दांतों की वृद्धि सुचारू रूप से होती रहती है। और जैसे ही एपिकल फोरामेन का छिद्र बंद हो जाता है तो दांतों की वृद्धि है वो रुक जाती है। तो ये जो दांत है इसके 3 मुख्य भाग होता है। एक होता है जो मसूड़े से बाहर निकला हुआ होता है क्राउन भाग, शिखर भाग। शिखर भाग होता है वो 2 पदार्थों से बना हुआ है, एक तो है डेंटिन और इनेमल। डेंटिन का निर्माण होता है
ओडोंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा। इनेमल का निर्माण होता है एमिनोब्लास्ट कोशिका के द्वारा। और इनेमल है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, सफेद होता है, चमकीला पदार्थ होता है। और इनेमल के निर्माण के अंदर एक तो होती है एमिनोजेनिन प्रोटीन और इनेमेलेनिन प्रोटीन से मिलकर ये इनेमल बनता है। और ये जो डेंटिन है वो कैल्शियम और फास्फोरस के जो लवण है वो मिलकर के इस डेंटिन का निर्माण करते हैं। और ये जो डेंटिन है इस पदार्थ का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिका के द्वारा होता है। और ये जो दांत का जो ग्रीवा वाला भाग है जो मसूड़ों के अंदर ढका हुआ रहता है, और ये किससे ढका रहता है? सीमेंट नामक पदार्थ से, मसूड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। और तीसरा इसका जो मूल भाग है, जो जबड़े के अंदर जो गर्तों के अंदर इस सीमेंट नामक पदार्थ से ये दांत है वो मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो दांत है ऊपरी और निचले जबड़े के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल अस्थि के द्वारा है वो जबड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। और इन दांतों को ऊपरा और निचला होठ है इसको घेरा हुआ रहता है। इस मुख गुहा की छत को कौन घेरता है? कठोर और कोमल तालु। कठोर और कोमल तालु है वो मिलकर के मुख गुहा की छत का निर्माण करते हैं। मुख गुहा की जो पृष्ठ सतह है वो कठोर तालु और कोमल तालु से मिलकर बनी होती है। और मुख गुहा की अदर सतह के ऊपर है मांसल है वो जीभ पाई जाती है। जीभ है इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के स्वाद का कार्य करती है और भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के अंदर अपन ने आहार नाल और उसकी सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में बताया। अगला अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। धन्यवाद।